हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। 17 दिसंबर को एक बिल पास हुआ जिसका नाम था वन नेशन वन इलेक्शन, और ये बिल अभी सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है। अभी ये पूरी तरीके से इसको प्रेसिडेंट एसेंट नहीं मिली, ये अभी बिल हमारा बिल ही है। आइए जानते हैं कि इस वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि काफी हाईलाइटेड एक हमारा एक मुद्दा बन चुका है देश में, तो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना भी इससे ज्यादा हो सकती है। देखिए, जो यहाँ पे लिखा है, द मोदी गवर्नमेंट टेबल्ड वन नेशन वन इलेक्शन बिल इन द लोकसभा ऑन ट्यूसडे, यानी कि 17 दिसंबर को मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल था वो लोकसभा में पेश किया। डिवीजन वोट वेयर 265 मेंबर्स सपोर्टेड द मूव एंड 198 अपोजिट, यानी कि 261 मेंबर्स ने सपोर्ट किया, फेवर किया कि हाँ ये बिल पास हो जाना चाहिए, और वहीं 198 मेंबर्स ने इसको अपोज किया है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड हुआ क्या था, जो विप, ये एक हमारा पॉलिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है विप। अब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि विप क्या होता है। देखिए, बिल लोकसभा में लाया गया था तो उससे पहले, बिल लाने से पहले विप जारी हुआ था। विप क्या होता है? विप होता है कि एक तरह का ऑर्डर होता है कि अब हम एक बिल लाने जा रहे हैं तो जितने भी सदन के मेंबर्स हैं सबको उपस्थित होना है, और अगर आप उपस्थित नहीं होते हो तो आपके खिलाफ 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ये होता है विप। तो पहले विप लाया गया, विप के बाद हमारा ये बिल वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब विप लाया गया तो ये टर्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब ये जब लोकसभा से बिल पास हो गया है तो अब ऐसा नहीं है कि सीधा राज्यसभा में गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल पर अपना विचार विमर्श करेगी क्या ये बिल सही है या नहीं। अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लगता है कि हाँ ये बिल सही है, तो अब ये बिल वापस जाएगा राज्यसभा के पास, और फिर राज्यसभा से पास हो जाएगा, और पास होने के बाद अगर राज्यसभा से पास हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अपनी सहमति जताकर हस्ताक्षर करके इस बिल को ये बिल हमारा कानून बन जाएगा। एक बार जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में प्रस्तावित चुनावी सुधार है जिसका उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। देखिए, अभी तो हम सब जानते हैं लोकसभा का इलेक्शन कभी और होता है, फिर हर स्टेट में अपने जो अलग हर स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं, यानी कि हमारा एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है कि हम एक ही बार में पूरे देश में जितने अलग अलग इलेक्शंस होने उनको एक साथ किए। अब इस इलेक्शन का उद्देश्य यही है कि हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर आए कि पूरे देश में, चाहे लोकसभा हो या फिर अलग अलग विधानसभा के इलेक्शंस हो, या अपनी ये जो ग्रास रूट लेवल्स पे जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इन सब का इलेक्शन हमें एक साथ लेके चलना है, और ये ही हम पूरी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन में, यह एक चुनाव प्रणाली है जिसके तहत प्रत्येक राज्य में चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा चुनाव के साथ ही आयोजित किया जाए। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में होना क्या है कि जैसे हम सब जानते हैं लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल में एक बार होता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन के तहत भी अब ऐसा ही एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जाएगा। जब जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तब ही विधानसभा का भी इलेक्शन होगा, और तब ही पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के इलेक्शन एक साथ ही कराए जाएंगे। यानी कि 5 साल में पूरे देश में इकट्ठा ही हमारा इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी जनवरी में इलेक्शन हो गए, फिर अगले साल किसी और स्टेट के इलेक्शन है, फिर अगले साल किसी और स्टेट के इलेक्शन है। ऐसा अब इस वन नेशन वन इलेक्शन के तहत नहीं किया जाएगा। अब जान लेते हैं इसमें उद्देश्य क्या है, कि इस वन नेशन वन इलेक्शन को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है। पहला है अलग अलग समय पर अलग अलग चुनाव कराने से जुड़े खर्चों को कम करना। अब ये बात बहुत ही स्वाभाविक है कि जब आप इलेक्शन करवाते हैं तो पैसे खर्च होते हैं। तो अब जहां पैसे अगर हम एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो एक साथ पैसे खर्च होंगे, कम पैसे खर्च होंगे, और अगर बार बार हर एक जगह अलग अलग इलेक्शन कराएंगे तो अलग अलग ज्यादा खर्चे हमारे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमें पैसों के खर्च को रोकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन सबसे अच्छा है। प्रशासनिक सरलता, बार बार चुनाव कराने से होने वाली सरद और सुरक्षा चुनौतियों को न्यूनतम करना। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे लॉजिस्टिकल या सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें बार बार अलग अलग इलेक्शन करने में जो फेस करने पड़ते हैं वो भी हमारी कम हो जाएगी। शासन पर ध्यान केंद्रित करना, आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाले
व्यवधान को कम करना, जो चुनावों के दौरान प्रमुख नीतिगत निर्णयों को रोक देता है। अब देखिए, जब भी कहीं पर जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, जब भी वो किसी भी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करती है तो हमारा मोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाता है। अब इसके तहत क्या होता है, जब भी आचार संहिता लगती है तो आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। जो भी आप नीतियां लेकर आ रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, उस पर भी रुकावट आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो प्रोग्रेस चल रही है, जो डेवलपमेंट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक प्रोग्रेस रुक जाती है। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे तो ये चीजें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। चुनावी थकान पर अंकुश। मतदाताओं और राजनीतिक दलों दोनों को अक्सर बार बार चुनावों का सामना करना पड़ता है, जिससे थकान और संसाधनों पर लेना पड़ता है। अब ये बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है, जब जब अलग अलग जगह अलग अलग इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस पे फोकस करते हैं पॉलिटिशियंस की भाई हम ये इलेक्शन जीत जाएं। अब उस फोकस के लिए काफी मेहनत करते हैं। अब ऐसा क्या होगा कि ये होता क्या है सिस्टम, जब अलग अलग जगह इलेक्शंस होंगे तो पॉलिटिशियंस अपने इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं। जो उनको काम करना है उस वो काम ना करके अपने इलेक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई अब अगली साल इलेक्शन आने वाला है, चलो लग जाते हैं, या 5 साल बाद इलेक्शन है, अभी से हम लग जाते हैं। तो जो ध्यान उनको हमारे देश को विकसित करने में लगाना है वो अपने इलेक्शन में ही लगाते हैं। और इससे जो उन्हें थकान और उनको जो काम करने की जो असली वजह है, इलेक्शन किस लिए करना है भाई, देश आगे बढ़े, वो ना करके वो अपने पॉलिटिक्स अपने इलेक्शन पे ही ध्यान देंगे। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो ये समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि 5 साल की अवधि है, चलो आप 6 महीने 1 साल करोगे, 4 साल तो काम करोगे ना। तो समस्या ये कि अगर ये बिल आया तो हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बिल अगर पास हो गया तो सीधा एकदम हम काम करना शुरू कर देंगे, नहीं, अभी हमें संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कौन कौन से अनुच्छेद में चेंजेस करने की आवश्यकता है, या कौन कौन से अनुच्छेद इससे प्रभावित होंगे। तो जैसा हमारा सब आर्टिकल्स में हमें चेंज करने की आवश्यकता है, तभी जाकर ये जो बिल है ये अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे लिखा है आलोचकों का तर्क है कि राज्य की स्वायत्तता की तुलना में केंद्रीय चुनावों की प्राथमिकता देकर यह भारत की संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। अब देखिए होता क्या है, अब जैसे अपना ये लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें जो कंसर्न होता है ना, अगर हम लोकसभा का इलेक्शन है, हम जो पार्टी को वोट देंगे वो हम देखेंगे कि भाई हमारे देश का मुद्दा क्या है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे क्या कमी है, हम वही देख के अपना इलेक्शन पे वोट देते हैं। अब क्या होता है, ये हो गई बात सेंट्रल लेवल की। जब स्टेट लेवल की विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो हमें अपने रीजनल लेवल के डिस्प्यूट्स देखते हैं कि हमें क्या तकलीफ हो रही है। जैसे कि हमारे घर के आसपास सड़क नहीं बन रही तो ये पार्टी अच्छे से काम नहीं करी, इस पार्टी को हम हटा देते हैं। ठीक, तो जब सेंट्रल लेवल यानी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हम देखते हैं देश के मुद्दे, और जब रीजनल लेवल के होते हैं यानी स्टेट लेवल के जब इलेक्शंस होते हैं तो हम देखते हैं रीजनल डिस्प्यूट्स कि हमारे आसपास में क्या खराबी है। पर वन नेशन वन इलेक्शन आने पर जो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी वो ये होगी कि जब आप एक साथ इलेक्शन करा रहे हैं तो हम कौन सा मुद्दा देखें, हम देश का मुद्दा देखें या हम रीजनल डिस्प्यूट्स देखें, आसपास के डिस्प्यूट्स देखें। तो ऐसे में संभावना ये हो जाएंगी कि हर कोई देश के मुद्दे देखने में व्यस्त हो जाएगा, किसी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि आसपास क्या कमियां हो रही हैं, क्या म्युनिसिपैलिटी ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या आसपास सड़कों पे गड्ढे हैं नहीं गड्ढे हैं, क्या सीवेज ब्लॉक हो रहा है नहीं हो रहा। ये मुद्दे दब जाएंगे किस चीज से, जो हमारे देश के मुद्दे हैं। तो ये भी एक हमारा फेडरल जो स्ट्रक्चर है उस पर भी कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए एक साथ चुनावों का समन्वय करना एक बड़ा काम है। अब देखिए, जब आप इतने सारे मतलब पूरे देश में इकट्ठे आप इलेक्शन कराएंगे तो जो लॉजिस्टिक्स है, जो ईवीएम मशीन्स हैं, ठीक है, ये सब पुलिस फोर्सेस, इन सब की जो हमें चाहिए जरूरत वो हमें कम मिलेगी। क्योंकि अब क्या है, अभी तो हम टुकड़ों में कर रहे हैं, तो हमें सपोज करो टुकड़ों में कर रहे हैं, 1 करोड़ ईवीएम मशीन हमारे पास है, परंतु जब पूरे देश का हम इकट्ठा इलेक्शन कराएंगे तो उसमें हमें लॉजिस्टिक्स की कमी पड़ेगी। ऐसा एक हमारा ये ये भी मैंने आपको बताया कि भाई लोकल इश्यूज जो है, हमारे आसपास के जो मुद्दे हैं वो दब जाएंगे पूरे देश के मुद्दे के सामने। तो ये भी एक
रामनाथ कोविंद कमेटी के बारे में। अब देखिए जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये बिल पास हुआ है ना, ये ऐसी नहीं है कि अपने आप हो गया। पहले एक कमेटी गठित हुई, कमेटी ने अपना काम करा कि भाई ये जो कमी अभी हमें दिख रही है, ये इस कमी को हम दूर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कमेटी जी जो देखी है, कौन सी कमेटी का नाम है, पहले तो ये हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन चेयर्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सबमिटेड इट्स कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। अब कमेटी ने अपना रिपोर्ट बनाकर कब सबमिट करी थी, 14 मार्च 2024 को। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। बताया गया था कि जो जो कमी हमें फेस अभी करने को मिल रही है, दिक्कतें अभी हमें मिल रही है वन नेशन वन इलेक्शन को पास करने में, कैसे हम इस कमी को, इस दिक्कत को दूर करेंगे, ये इस कमेटी ने बताया। कमेटी में बताया गया कैसे दिक्कतें दूर होंगी। इम्प्लीमेंटेशन इन फेजेस, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हम इलेक्शन कराएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, ये इलेक्शन इकट्ठे एक साथ नहीं हो सकता, हम इसको 2 चरण में कराएंगे। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होगा। यानी कि पहले चरण में क्या होगा, लोकसभा और जितने भी राज्य के विधानसभा है सबका इकट्ठा इलेक्शन होगा। उसके बाद सेकंड फेज आएगा। सेकंड फेज में क्या लिखा है, जो हमारे ग्रास रूट लेवल के इलेक्शंस होंगे, जैसे म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, इनके इलेक्शन जब हमारा पहला चरण पूरा हो जाएगा, उसके 100 दिन के अंदर अंदर हमें ये करना है, ठीक है। तो याद रखना 2 फेजेस में होगा इलेक्शन, पहले में लोकसभा और विधानसभा का इकट्ठा होगा और उसके बाद 100 दिन के अंदर हमारा म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होंगे। कार्यकुशलता बढ़ाने और अनावश्यकता को कम करने के लिए सरकार के सभी 3 स्तरों के लिए एकीकृत मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र की स्थापना करना। मतलब कि अब क्या होगा यहाँ पे कि आपका सिंगल ही इलेक्टोरल रोल होगा। यानी अब पूरे जैसे हमारा एक वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल जब कानून बन जाएगा, तो अब हर नागरिक का एक ही इलेक्टोरल रोल होगा, अलग अलग नहीं होगा, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अब यहाँ पे बोला गया है कि देखिए ये जब बिल कानून बनेगा तो इसको अच्छे से रन करने के लिए हमें संविधान में अलग अलग जगह संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ये रिकमेंडेशन में बोला गया था। इन केस ऑफ अर्ली रिजोल्यूशन द टाइम पीरियड एक्सटेंडेड फॉर रिमेनिंग पीरियड। अब देखिए ये एक काफी अच्छी बात इस कमेटी ने सजेस्ट करी है। बोला क्या है कि लेट्स सपोज 2024 में हम, जस्ट अ मिनट, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है। अब ये लोकसभा कब तक रन करेगी, 2029 तक। परंतु इसी बीच लेट्स सपोज 2027 में ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया लोकसभा के विरुद्ध और ये लोकसभा हमारी डिसॉल्व हो गई। तो अब यहां पे बोला गया है इस कमेटी के द्वारा कि अब ऐसा नहीं होगा कि 2027 में इलेक्शन होकर अगले 5 साल के लिए होगा, नहीं, 2027 में इलेक्शन होगा, परंतु जो नई सरकार बनेगी वो सिर्फ 2 साल ही काम करेगी। क्योंकि हुआ क्या था, 2024 में हमने इलेक्शन कराया और ये 2029 तक ही लोकसभा कार्य करती, परंतु बीच में 2027 में जब लोकसभा गिर गई तो इलेक्शन होएगा और अगले सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक ही कार्य होगा, ठीक। तो यहां पे यही बोला गया है, रिमेनिंग टाइम पीरियड जो बचेगा उस रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए सरकार बनेगी और अपना कार्य अच्छे से करेगी, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम जान लेते हैं कुछ रिलेवेंट केस लॉज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। जिसमें पहला केस है हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे की पॉइंट क्या था जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करी थी, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट केस हो जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का केस कौन सा है, तो केशवानंद भारती केस है। which ensures that certain fundamental features of the constitution such as democracy and federalism cannot be altered। यहाँ पे केस में बोला गया था जो हमारे संविधान का सबसे बेसिक पॉइंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि बात करता है डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म की, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक ही रहेगा, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब इस केस को कैसे हम रेलेवेंट मानेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियस इलेक्शन में इंपैक्ट फेडरलिज्म एज इट रिक्वायर्स स्टेट्स टू सिंक्रोनाइज देयर इलेक्शन
साइकिल्स पोटेंशियली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे क्या बोला था कि फेडरलिज्म को हमें ध्यान में रखना है, परंतु वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो क्या होगा, अब सारे इलेक्शन एक साथ होंगे, तो जो मुद्दे हमारे लोकल मुद्दे थे वो मुद्दे अब हमारे दब जाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर जो था वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये केस इस प्रकार से हमारा एक रेलेवेंट हो जाएगा। सेकंड है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये केस आया और उस केस ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को खत्म कर दिया था और बोला था टू कीप इलेक्शंस आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू अफर्मिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक्चुअली क्या हुआ था इस केस में, इस केस से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, सरकार का इरादा यह था कि हम जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम करेंगे वो अदालतों से बाहर होना चाहिए, यानी कि न्यायपालिका उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। परंतु इस केस में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को खारिज कर दिया था, उसको रद्द कर दिया था, ये बोलकर कि देखिए अगर आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे हैं तो न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप करेगी, जिससे कि न्यायपालिका ये ध्यान रख सके कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री और फेयर होए, यानी उसमें कोई हेर बदल ना कर दे। ठीक, तो ये हमारा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था। अब ये कैसे इसमें रेलेवेंट होगा आइए जानते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन मस्ट अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। अब यहाँ पे बोला गया कि जब भी वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो बिल है ये पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शन को ही ध्यान में रखा जाएगा। तो ये केस हमारा इस तरीके से रिलेवेंट हो जाएगा। थर्ड जो केस है वो है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर ऑफ कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर मैंडेटरी। यानी कि यहाँ पे बोला गया था कि आप कोई भी अगर इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपका हिस्ट्री क्या है, आपके क्या रिकॉर्ड्स हैं, आप पे कोई आपराधिक मुकदमा चला है तो उसके क्या रिकॉर्ड्स हैं, ये जानने का अधिकार हर एक नागरिक को है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था। अब इसको कैसे रिलेवेंट माने आइए जानते हैं। Simultaneous elections should ensure that transparency and accountability of candidates are not compromised due to logistical challenges। यहाँ पे यही बोला गया कि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन होगा, पूरे देश में एक ही बार एक ही हमारा इलेक्शन होगा। अब ऐसे में जो लॉजिस्टिकल दिक्कतें हमें आएंगी तो ये दिक्कतें इस तरीके से ये नहीं बोल सकते कि भाई जिस नागरिक को किसी भी सपोज करो कोई व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो नागरिक का पूरा अधिकार है कि उस व्यक्ति के बारे में उसकी हिस्ट्री जाने। आप ये नहीं बोल सकते कि अभी हमारे पास लॉजिस्टिकल दिक्कतें हैं हम नहीं बता सकते, नहीं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रहे हो तो इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर कोई नागरिक किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी पास हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, राइट। लास्ट केस है हमारा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। की पॉइंट्स क्या हैं आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफाइड कन्विक्टेड लॉ मेकर्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस एम्फसाइजिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ऐसे व्यक्ति जो आपराधिक अपराध में कन्विक्ट हो चुके हैं, सजा काट चुके हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने से सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया था, मना कर दिया था। अब यहाँ पे ये केस कैसे सुसंगत होएगा आइए जानते हैं। Simultaneous election must not dilute the principle of integrity and accountability in the election process। यानी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कानून हमारे देश में लागू हो जाएगा तो ये इस कानून को इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि ऐसे व्यक्ति जो पहले अपराध में सजा काट चुके हैं उनको वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन लड़ने की अनुमति ना दी जाए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। रामनाथ कोविंद कमेटी उनके क्या रिकमेंडेशंस थे, क्या रिलेवेंट केस लॉज थे, ठीक, वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।